हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई या छत्तीसगढ़? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर है? तो हैदराबाद के अंदर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो यूरेनियम की जो खदान है, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो देखिए ऑप्शन देखेंगे, खेतड़ी में, अलवाय में, जादूगोड़ा में या सिंहभूम में। तो हमने आपको बताया था कि जो यूरेनियम की खदान है वो है जादूगोड़ा में। कहाँ पर है ये? जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है। यहाँ पर कितने ऐसे जगह हैं जो भारत में पूरे में नगरीय केंद्र कितने हैं? यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे 4, 6, 8 या फिर 10। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें तो 6 नगर केंद्र हैं। 6 प्रकार के, यहाँ पर 6 प्रकार के नगरों को बांटा गया है और ये है कुछ इस प्रकार। देखेंगे नगरों को उनके कार्यों के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला यहाँ पर दे रखा प्रशासनिक नगर, सांस्कृतिक नगर, सुरक्षा नगर, उत्पादन नगर, संचार नगर तथा मनोरंजन नगर। तो ये जो 6 प्रकार के यहाँ पे नगर यहाँ पर दे रखे हैं। तो भारत में कितने प्रकार के नगर हैं? 6 प्रकार के नगर केंद्र हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो अगर बात करें किस उद्योग में सबसे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं? उर्वरक उद्योग, रोगन उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, दवा व रसायन उद्योग। ठीक है, तो उर्वरक का मतलब होता है फर्टिलाइज़र, रंग रोगन उद्योग और लोह मतलब होता है आयरन से यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, लोह इस्पात उद्योग, यानी कि आयरन मिल पर ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ये बोला गया है पर जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ये कंपनी है और ये आयरन बनाने का काम करती है, इसकी स्थापना कब करी गई? 1973 में, 1974 में, 1988 ईसा में या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये टोटल यहाँ पर देखो 24 जनवरी 1973 को। ठीक है, इसकी डेट भी आप याद रखना, 24 जनवरी 1973 को इसकी स्थापना की गई थी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जहां पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, और वो इंडस्ट्री कौन सी है? जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग या इनमें से कोई नहीं? देखिए सबसे ज़्यादा जो लोग जिसमें काम कर रहे हैं वो है कपड़ा इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि जो क्लोथ की इंडस्ट्री यहाँ पर यानी कपड़ा उद्योग है उसमें सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन होता है? राजस्थान में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अगर हम बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट जो है सबसे ज़्यादा जो है अग्रणी है, आगे है, वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है राजस्थान के अंदर होती है सीमेंट की। सीमेंट तो पता होगा आपको, घरों में जो इस्तेमाल करते हैं घर बनाते समय, वो ये सीमेंट यहाँ पर बात हो रही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत में कागज़ उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 79 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? तो ये बोला गया कि कागज़ का जो उद्योग है सफल की बात हुई है। तो सफल कागज़ उद्योग जो कारखाना है वो कब लगाया गया था और ये कहाँ लगाया गया था, ये पूछा गया कौन से स्थान पर? देखेंगे श्री रामपुर, बालीगंज, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा नगर है जहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक
की राजधानी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलोर, झारखंड, कानपुर या चेन्नई। देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान या उपकरण जो बनते हैं और जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है सबसे ज़्यादा, वो है बेंगलोर। तो बेंगलोर इसको क्या कहते हैं, बेंगलोर को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पर, बेंगलोर के अंदर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। तो ये पूछा गया यहाँ पर कि भारत में जो सूती कपड़ा कारखाना था सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था, चेन्नई में, छत्तीसगढ़ में, मुंबई में या कोलकाता में। देखिए सबसे पहले जो कारखाना स्टार्ट किया गया था वो किया गया था मुंबई, यानी कि बॉम्बे। पहले नाम बॉम्बे था, अब यहाँ पर अब नाम हो गया इसका मुंबई। तो मुंबई में इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। देखेंगे भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर जो है कहाँ स्थापित किया गया, भिलाई में, जमशेदपुर में, बोकारो में, कोलकाता में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में पहली स्टील प्रोजेक्ट शहर, इसमें यहाँ पर जो शहर है सबसे पहले यहाँ पर स्टील वगैरह यहीं पर उत्पादन हुआ था। ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह यहीं लगी थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। अब देखेंगे 9, 11, 18 या 16। तो यहाँ पर 8 यहाँ पर जोन 18 जोन बटे हैं। यहाँ पर कितने जोन है टोटल, 18 जोन है, यानी 18 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे ऑप्शन देखेंगे 2, 3, 4 या 5। देखो यहाँ पर आपको बता दें, ये देखो ट्रंक लाइन, मेन लाइन और ब्रांच लाइन। तो ये 3 प्रकार की जो लाइन होती है रेलवे में, तो ये 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। ठीक है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रंक लाइन, मेन लाइन और ब्रांच लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बी। तो 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है। ये पूछा गया जो बड़े बंदरगाह होते हैं उनकी संख्या कितनी है, 8, 12, 15 या 17। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12। फिलहाल अगर आप गूगल करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि भारत में प्रमुख जो हैं वो 13 बंदरगाह हैं। इनमें से 12 जो हैं वो सरकारी बंदरगाह हैं और एक जो है वो कॉर्पोरेट बंदरगाह है, यानी कि प्राइवेट बंदरगाह है। ठीक है, तो ये टोटल जो होंगे वो 13 होंगे, लेकिन सरकारी अगर बोला जाए तो 12 होंगे। और वैसे अगर बड़े बंदरगाहों की बात होगी तो 12 ही आप लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है और ये 40% जो है वो सड़क परिवहन राजकीय मार्ग से होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रामीण सड़कों से इनमें से कोई नहीं। देखिए तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पर 40% परिवहन जो है यहीं से कवर होता है। ठीक है, 40% परिवहन इन पे ही दौड़ती है, कहने का मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। देखिए ऑप्शन देखेंगे 1861 में, 1872 में, 1886 में या 1899 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1872 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी। कब की गई थी, 1872 में, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। ये पूछा गया कि भारत जो है वो कितने नंबर पे आता है पॉपुलेशन के मामले में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो आपको बता दें कि पहले जो था वो चाइना था नंबर 1 पे, लेकिन अब जो है वो भारत प्रथम नंबर पे आ रहा है पॉपुलेशन के मामले में। तो यहाँ पर जो है पॉपुलेशन के मामले में यहाँ पर नंबर 1 आएगा भारत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है। देखेंगे कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिटीज़ हैं या शहरों की तरह आप पर जगह जगह शहर आपको मिल जाएंगे। कौन सा ऐसा राज्य है, महाराष्ट्र,
गोवा, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारत में सबसे कम, यहाँ पर कम आना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कम लिंगानुपात वाला राज्य है। यानी कि अगर बात करें तो प्रति मतलब पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को यहाँ पर लिंगानुपात बोला जाएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो यहाँ पर सबसे कम की बात हो रही है कि ऐसा राज्य बताना है जहाँ पर सबसे कम महिलाएं हैं पुरुषों पे, प्रति एक पुरुष पे, मतलब 1000 पुरुषों पर। नीलगिरी, हरियाणा, मिजोरम या राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा में अगर देखा जाए तो जो महिला दर है वो कम है पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं जो कि आपको पता भी होगा कि भ्रूण हत्या बहुत पहले ये सब होता था, लेकिन अब इस दर को धीरे धीरे कम कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इस पे प्रावधान बने हैं, कई नियम बन चुके हैं और ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। अब ये पूछा गया कि भारत में कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पुरुषों की संख्या से अधिक महिलाओं की संख्या है, यानी कि महिलाएं ज़्यादा हैं। बिहार, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में सबसे अच्छा रेट है, अगर देखा जाए रेशियो जो है वो सबसे अच्छा है, यानी कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो केरल में देखो प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है, 1084 महिलाएं, जो कि एक अच्छा रेशियो है। और अगर केरल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पढ़े लिखे लोग केरल के अंदर ही पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यहाँ बोला गया कि सबसे कम घनत्व, डेंसिटी सबसे कम कौन से राज्य में है लोगों की। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या सिक्किम। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम घनत्व वाले ये जो राज्य है, सबसे कम डेंसिटी वाला, या पॉपुलेशन के मामले में डेंसिटी यहाँ पर कम है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो ये जो जनजाति है वो कौन सी जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति। गोंड, भील, संथाल या थारू। देखेंगे अगर हम बात करें भील की, तो भील जो है ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो गोंड है वो दूसरे नंबर पे आती है, पहले नंबर पे कौन सी आती है, भील आती है। तो भील जो है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति भील है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो सबसे पूर्व की ओर, अगर आप डायग्राम देखेंगे यहाँ पर देखिए, ये आपका डायग्राम है, तो सबसे पूर्व की ओर जो है वो कौन सा राज्य है और सबसे पश्चिम की ओर कौन सा राज्य है। तो देखिए साफ साफ आपको डायग्राम में दिख रहा है, सबसे पूर्व के अंदर अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व के अंदर है ना। और अब सबसे पश्चिम की बात करें तो यह है गुजरात। तो पूर्व के अंदर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम के अंदर कौन सा है, तो गुजरात। ऑप्शन देखेंगे इसमें अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है, सबसे पूर्व की ओर है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम की ओर है गुजरात। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है। अब अगर आप देखेंगे डायग्राम में तो ये कौन सी लिपि है, सिंधी, खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत। तो सबसे पुरानी लिपि की बात हो रही है, प्राचीन लिपि की बात हो रही है, तो ये है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के जितने भी धम्म थे, अशोक के बारे में जो लिखा गया था, शिलालेख जो पाए गए या अशोक के जितने भी ग्रंथ जो अशोक के बारे में बताते हैं, वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे, जिसका पता जो है जेम्स प्रिंसप ने पता लगाया था। सबसे पहले किसने पता लगाया था, इस लिपि का अध्ययन किया था, काफ़ी टाइम लग गया उसको इसको समझने में, लेकिन उसने उसका अर्थ निकाल लिया, किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। अब जिनको ये नहीं पता एसटीडी क्या होता है तो आपको बता दें, पहले के समय में एसटीडी होते थे। ठीक है, एसटीडी ये देखो इस प्रकार होते थे ये,
और यहाँ पर लोग जो है 1 रुपये 2 रुपये डाल के और प्रति मिनट के पैसे कटते थे बात करने के लिए। तो एसटीडी से कॉल लगाते थे और वो बात होती थी। और ये भी एक बहुत मतलब काम की चीज़ थी, देखा जाए उस समय की बात है, क्योंकि उस समय फ़ोन वगैरह स्मार्टफोन तो बिल्कुल थे ही नहीं, ठीक है। और नंबर डायल करेंगे और उसमें बस बात हो पाती थी। तो इसका जो शुरुआत है वो कब हुआ? 1950 में, 1954 में, 1960 में या 1972 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1960, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 1960 में जो है 25 नवंबर 1960 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप कुछ इस प्रकार है और ये दक्षिण भाग में है। कहाँ पर है? दक्षिण भाग में। तो देखेंगे पूर्वोत्तर एशिया, उत्तरी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण एशिया। तो दक्षिण वाले भाग में भारत जो है वो स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह है। यहाँ बोला गया कि कौन सा बंदरगाह है जो निगमीकृत है। ठीक है, देखेंगे ऑप्शन, देखेंगे न्हावा शेवा, पारादीप, एन्नौर और दाहेज। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा, एन्नौर। तो तमिलनाडु के एन्नौर में स्थित कामराजर बंदरगाह भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है। ठीक है, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर बात करें, एन्नौर कहाँ पर है? तमिलनाडु के एन्नौर में, तमिलनाडु में पड़ता है यहाँ पर। और तमिलनाडु के एन्नौर में स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? कामराजर बंदरगाह। ठीक है, तो एन्नौर दे रखा था, तो एन्नौर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? अभी बोला गया कि सबसे गहरा, बोला गया सबसे गहरा और स्थलबद्ध बंदरगाह। देखेंगे विशाखापट्टनम, पारादीप, मुंबई या कांडला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, तो विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा है और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह ये बोला गया है? सुरक्षित बंदरगाह। चलिए समझ आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 29 की तरफ बढ़ेंगे। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए गए हैं? तो जो जलमार्ग है यहाँ पर अगर आपका अभी का डाटा अगर देखा जाए तो वो है 111। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे 111, 113, 114, 100 और 106। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 111। भारत में लगभग देखो 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा चुका है। और ये जितने भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो 2024 के अकॉर्डिंग बताई जा रही हैं, यानी कि करंट अफेयर के अंदर भी ये सब चीज़ें आती हैं मतलब। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत का स्थान है। तो सड़क प्रणाली की अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में तो भारत कितने नंबर पे आता है? ये बोला गया है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो देखेंगे ये आता है सेकंड नंबर पे, यानी कि द्वितीय नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है? तो अमेरिका आता है। तो अमेरिका जो है ना वो पहले नंबर पे आता है सड़क प्रणाली में। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं 31 की तरफ। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो अगर देखा जाए तो सड़क परिवहन जो है वो कितना फीसदी कवर करता है पूरा भी, जितना भी यात्री लोग जाते आते हैं, तो सड़कों से कितने लोग आते जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे 20%, 45%, 75% या 80%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80%। तो भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान करीब, देखो 80 यहाँ पर परसेंट दे रखा है ऑप्शन में, तो 80 लगा दिया। और गूगल बता रहे हैं 85% अकॉर्डिंग टू गूगल। ठीक है, तो ये याद रखना कि 80 और 85 के आसपास में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अब ये पूछा गया है। देखिए आपको बता दें अगर, तो NH का मतलब है नेशनल हाईवे। ठीक है, NH का मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे। तो ये है NH 44, NH44, NH7, NH16 या NH24। तो अगर आप देखेंगे डायग्राम में तो यहाँ जो डायग्राम दे रखा है श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये सबसे लंबा जो है नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसका नाम है NH44। क्या नाम है यहाँ पर? NH
44 यानी कि 44, ठीक है, नेशनल हाईवे 44, ठीक है, याद रखना NH 44 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है, जहाँ पर रिफाइन होता है तेल, और ये कहाँ पर है? बरौनी में, जामनगर में, कोयली में या मुंबई में? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जामनगर। कहाँ हो जाएगा? जामनगर। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला गुजरात के जामनगर में है, और ये कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, जामनगर, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत जो है वो पवन ऊर्जा में कितने रैंक पर आता है? दूसरा, पांचवा, चौथा या तीसरा? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथा। तो चौथे नंबर पे पवन ऊर्जा के मामले में हम चौथे नंबर पे आते हैं। और फर्स्ट पे कौन आता है? तो चाइना आता है। किस पर आता है? कौन आता है? चाइना, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल है, एक मिनट, सर्वाधिक यहाँ पर आएगा उत्पादक वाला राज्य यहाँ पर आएगा मेघालय में, मेघालय राज्य में, असम राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में या बिहार राज्य में? तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जूट की पैदावार होती है? तो ये होती पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? देखेंगे यह है बुक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है, बुक्सा बाग परियोजना। तो राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो बुक्सा बाग परियोजना कहाँ पर है? ये बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो भारत में उत्तरी, अगर उत्तर की बात करें तो कौन सी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। तो भारत के उत्तरी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी, ये याद रखना। और ये क्या है? देखो वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, यानी कि सर्वप्रथम स्थापित किससे किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? अब ये पूछा गया कि भारतीय गेंडे, इन जो चारों जगह दे रखी है अभयारण्य यहाँ पर, इनमें से कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, गिरिवन अभयारण्य में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा अभयारण्य में? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काजीरंगा अभयारण्य में। तो काजीरंगा अभयारण्य में सबसे ज़्यादा जो है वो गेंडों की तादाद पाई जाती है, संख्या पाई जाती है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, यानी कि सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है? शिमला, इंदौर, दिल्ली या वाराणसी? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदौर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर सबसे साफ शहर माना जाता है और ये है, सबसे साफ शहर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऐसी कौन सी पत्थर की बने गुफाएं हैं या जो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर चित्र पाए गए हैं? देखेंगे लेखाइया, भीमबेटिका, घगरिया या आदमगढ़? तो अगर देखेंगे ये जो चित्र है वो है भीमबेटिका की गुफा, ठीक है। अगर आपको बता दें तो भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब 600 से लेकर 700 के करीब गुफाएं हैं, जिनमें से केवल 12 गुफाओं को पर्यटन के लिए खोला गया है कि वहाँ पर वो लोग जा सकते हैं और उनको विजिट करके देख सकते हैं। इनमें चित्रकारी की गई है, ठीक है, काफ़ी सुंदर सुंदर चित्रकारी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ।
भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। ये बोला गया कि इसमें से अगर हम कुछ ऑप्शन दे रखें आपको, इनमें से कौन से राज्य हैं जहाँ पर, पहले तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, उत्तराखंड की सीमा नेपाल से लग रही है, उत्तर प्रदेश की लग रही है, ठीक है, बिहार की लग रही है, पश्चिम बंगाल की लग रही है और सिक्किम की लग रही है। तो इनमें से अगर ऑप्शन में दिया होगा तो आप मैच करिए कि नेपाल से किस किस की सीमा लग रही है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है क्या? बिल्कुल भी नहीं, अरुणाचल प्रदेश से नहीं लग रही नेपाल की सीमा। सिक्किम से लग रही है, हाँ भाई सिक्किम से लग रही है। मणिपुर से नहीं लग रही, पंजाब से भी नहीं लग रही। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम से लग रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है, यानी कि कौन से यहाँ पर मौसम बना रहता है। जून से सितंबर की बात हो रही है, शरद का, शीत का, वर्षा का या ग्रीष्म का। तो जून से सितंबर वाला जो महीना होता है उसमें होता है बारिश। क्या होता है? बारिश। तो यानी कि वर्षा का यहाँ पर ये ऋतु चलता है, वर्षा ऋतु। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो सबसे प्राचीन भूखंड की यहाँ पर बात हो रही है। तटीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार, ये गंगा का मैदान। तो सबसे प्राचीनतम अगर भूखंड की बात करें तो वो है प्रायद्वीपीय। ठीक है, प्रायद्वीप जो पठार होता है, प्रायद्वीप का मतलब यहाँ पर है, प्रायद्वीप का मतलब है कि वो हिस्सा जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो। जैसे कि भारत जो है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर पश्चिम के हिस्से में समुद्र है, ठीक है, इधर भी देखेंगे तो समुद्र है पूर्व की तरफ, और हिंद महासागर नीचे। तो ये जो पूरा हिस्सा यहाँ पर ये क्या है? ये प्रायद्वीप है। और प्रायद्वीप के अंदर जो पठार यहाँ पर जो दिखाया गया है ये प्राचीनतम भूखंड है, सबसे पुराना भूखंड है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो सी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? ये बोला गया है इसमें से कौन सी, जो चार ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से कौन सी ऐसी चोटी है जो भारत में स्थित नहीं है। K2 बिल्कुल भारत का हिस्सा है, कंचनजंगा भारत का हिस्सा है, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो नंदा देवी भारत का हिस्सा है और माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो भारत के अंडर में नहीं आता है। तो वो कहाँ आता है? वो नेपाल और चाइना के बीच में लाइज करता है। ठीक है, यानी कि उनके साथ उनकी बाउंड्री लगती है, किसकी? माउंट एवरेस्ट की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? देखेंगे यहाँ पर शाल घाट, शिपकी ला, पाल घाट या भोर घाट। देखें इसमें जो पाल घाट है, पाल घाट दर्रा है यहाँ पर, ये क्या है? दर्रा है। तो पाल घाट दर्रा जो है वो केरल को और तमिलनाडु को मिलाने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखना पाल घाट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 29 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री या 40 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो ये जो क्वेश्चन है देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? ये जो पर्दा कुछ इस प्रकार होता है, रंगमंच आपने देखा होगा, नाटक वाटक जहाँ पर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो पर्दे का प्रारंभ किसने किया था? पार्थियनों ने, शकों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनानियों ने। ठीक है, तो यूनानियों ने इस पर्दा का प्रारंभ किया था सबसे पहले। अच्छा, आखिरी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 50। भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? सोने के सिक्के जो हैं वो किसने चलाए थे? शक राजा ने, कुषाण राजा ने, यूनानियों ने या पार्थियन ने। देखिए तो यहाँ पर कुषाण जो राजा थे, ये कुषाण के जो शासक थे, कुषाण वंश के शासक, उन्होंने ये जो स्वर्ण के, यानी कि स्वर्ण मतलब सोने के मुद्रा यहाँ पर चलाई थी भारत के अंदर सबसे पहले। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके प्यारे से कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना फैमिली का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।